हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ठंड बहुत है। मैं फिर से आ गया हूँ लर्निंग एंड टीचिंग कोर्स 3 को लेकर। पिछले क्लास में हमने सीखा था अधिगम क्या है, और तो इसे एक बार दोहरा लेता हूँ मैं। सीखने शब्द के जगह पे हमने अधिगम शब्द का प्रयोग किया था। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इसके साथ साथ हमने कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए थे और उनके द्वारा कही गई कुछ बातें मैं दोहरा देता हूँ उसे एक बार फिर से। जैसे गिलफोर्ड थे मनोवैज्ञानिक, और स्किनर थे, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, पावलाव, हेलगार्ड, काल्विन, प्रेसी एंड और भी थे मनोवैज्ञानिक। उनके द्वारा कही गई कुछ बात वो भी मैं बता दूं एक बार फिर से। जैसे गिलफोर्ड ने कहा था, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। वुडवर्थ के द्वारा कही गई बात थी, सीखना विकास की प्रक्रिया है। हिलगार्ड के अनुसार कहा गया था, पूर्व अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। और भी थे, उसे आप एक बार फिर से देख लें तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। आज हम लोग जो सीखेंगे वो है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और हमने कुछ पॉइंट आउट किया है, कुछ पॉइंट्स हैं। तो समथिंग देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने जो सेलेक्ट किया है वो है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, अधिगम उद्देश्य परक होता है। तीसरा पॉइंट है, अधिगम अनुभव का संगठन होता है। चौथा पॉइंट है हमारा, अधिगम व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अधिगम सकारात्मक, नकारात्मक अथवा शून्य प्रकार का भी होता है। उसके बाद अधिगम पर्यावरण के साथ समायोजन है। फिर अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम न केवल एक प्रक्रिया है अपितु एक परिणाम भी है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। सार्वभौमिक से हमारा तात्पर्य क्या है? सभी स्थानों पर। जैसे आप अभी इस स्थान पे बैठे हो, आपने कहीं भी बैठे हो आप, या तो आप बेड पे होंगे, अभी चेयर पे होंगे बैठे, या फिर बस में बैठे होंगे, कहीं सफ़र कर रहे होंगे, और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो ये कोई निश्चित स्थान इसके लिए नहीं होता है सीखने के लिए किसी भी चीज़ को। तो किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। यही कहलाएगा हमारा अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हम किसी भी स्थान से किसी भी विषय को किसी भी माध्यम से सीख सकते हैं। यह हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा, अधिगम उद्देश्य परक होता है। आप अपने शब्दों के अनुसार सही शब्दों का चयन करके विशेष आप लिख सकते हो इसके बारे में। तो अगला जो टॉपिक है वो है, अधिगम उद्देश्य परक होता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई कारण होता है, और जिस कारण के साथ हम कार्य को करते हैं वही कारण कहलाता है हमारा उद्देश्य। और कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, कहीं किसी भी स्थान पर हम जाते हैं, तो हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। यही कहलाता है अधिगम उद्देश्य परक होता है। किसी चीज़ को सीखते हैं हम अगर, तो कोई ना कोई हमारा लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है कि हमें ये पाना है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो यही कहलाएगा हमारा कि अधिगम उद्देश्य परक होता है। अगला जो टॉपिक था वो है हमारा, अधिगम अनुभव का संगठन होता है ना। तो अधिगम अनुभव का संगठन कैसे होता है? अनुभव संगठन का मतलब है प्रारंभ से लेकर अब तक का ज्ञान का संगठन। जो हमने पहले से पूर्व का जो हमारा ज्ञान था, उसके आधार पर अभी तक जो हमने सीखा वो सारा ज्ञान जो है एक साथ एकत्रित कर दिया जाए सामूहिक रूप से। तो यही कहलाएगा अनुभव का संगठन, कि हमारे पास कितना अनुभव है। तो ये सब कैसे प्राप्त होता है? सीखने के दरमियान, अधिगम प्राप्त करने के दरमियान। तो मानव जन्म से लेकर अभी तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं। तो इसी के साथ सीखते सीखते जो हमारे पास अनुभव प्राप्त हुआ,
यही कहलाएगा अनुभव का संगठन, और अधिगम जो है अनुभव का संगठन होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा, अधिगम व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूपों में होता है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूपों में होता है। तो व्यक्तिगत से हमारा तात्पर्य ये है कि किसी व्यक्ति विशेष की हम बात कर रहे हैं, किसी खास विद्यार्थी की बात कर रहे हैं जो इसे हम घर पे जाके शिक्षा देते हैं, या वो मेरे घर पे आके शिक्षा ग्रहण करता है, तो ये कहलाएगा व्यक्तिगत अधिगम। लेकिन अगर एक कक्षा में बहुत सारे बच्चों का एक समूह आता है और वहाँ पे उसे शिक्षा दिया जाता है, तो वह कहलाएगा सामूहिक अधिगम, है ना। तो आप उदाहरण देकर, और भी विभिन्न प्रकार के उदाहरण को दिया जा सकता है एक साथ, और इसे अपने शब्दों में लिखा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है हमारा, अधिगम सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य प्रकार की होती है। तो अधिगम के लिए पूर्व ज्ञान जो होता है वो तो बहुत मायने रखता है कि हमने पहले क्या सीखा और अभी उसी के आधार पर हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। पिछली कक्षा में जो हमने सीखा है, अभी तक जो हमने सीखा है, उसी के ज्ञान के आधार पर ना हम अभी कुछ सीख रहे हैं। तो यही कहलाता है कि पूर्व अनुभव के आधार पर हमारे जो नए ज्ञान है, अभी जो हम सीख रहे हैं, उसमें या तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी या फिर कुछ नहीं होगी। तो यही कहलाएगा सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। तो सकारात्मक कैसे होगा कि जैसे हमने पिछली कक्षा में सीखा और उसी विषय के बारे में अभी बात हो रही है, उस विषय के बारे में हम थोड़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सकारात्मक अधिगम हमारे लिए। जबकि पहले जो हमने ज्ञान प्राप्त किया था उसके आधार पर अभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें कुछ सीख नहीं पा रहे हैं और उसमें कमी हो जा रही है, तो यह कहलाएगा नकारात्मक अधिगम। जबकि पिछली कक्षा में जो हमने सीखा और अभी हम उसे सीख ही नहीं पा रहे हैं, किसी और विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो यह कहलाएगा शून्य अधिगम। इसमें ना तो वृद्धि हुई ना ही कमी हुई, हम कुछ सीख ही नहीं रहे, तो यह शून्य अधिगम के नाम से जाना जाएगा। शून्य अधिगम के लिए जैसे आप बचपन में संगीत या फिर पेंटिंग सीखते थे, हर कक्षा में सिखाया जाता है, लेकिन जब उच्च पैमाने पे हम शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो किसी एक विषय का चयन हो जाता है, वहाँ पे फिर सिर्फ उसी विषय के बारे में हम पढ़ाई करते हैं और पीछे वाला जो भी था उसे हम छोड़ देते हैं। तो ये कहलाएगा वहाँ पे शून्य अधिगम के नाम से जाना जाए, क्योंकि उस विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता था क्लास में निचली कक्षाओं में। सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम के बारे में हम जान गए हैं। अगला है जो टॉपिक वो है अधिगम पर्यावरण के साथ समायोजन है। पर्यावरण का मतलब होता है वातावरण जो हमारे चारों तरफ है, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं और हमारे चारों तरफ जो भी जितनी भी वस्तुएं दिख रही है वो सभी पर्यावरण के नाम से जानी जाएगी। चाहे वो जो भी आप इर्द गिर्द चारों तरफ नज़र घुमा के देख लें, ये सब आपका वातावरण है, आपका पर्यावरण है। तो पर्यावरण के साथ समायोजन होता है, क्योंकि पर्यावरण जो होता है आपके अधिगम को प्रभावित करता है किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित करता है। जैसे आप किसी कक्षा में बैठे हों और पर्यावरण में क्या आ जाएगा, आपका फ़ोन है, कक्षा में बैठे हो, आपका फ़ोन अचानक से बज जाता है, फ़ोन की घंटी बज जाती है ना। आपको टॉयलेट आ गया, आप निकलोगे, फिर दूसरे बच्चे आपसे प्रभावित होंगे, उनके सीखने में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, शिक्षक को सिखाने में डिस्टर्बेंस होगी। बेंच पे बैठे हो, बेंच टूट गया अचानक से, फिर भी सभी का ध्यान उधर केंद्रित होगा। तो ये क्या होता है, ये अधिगम जो होता है वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसी के लिए कक्ष में जो भी उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उसको उचित शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था करना, अच्छे तरीक़ों से वर्गों के प्रबंधन की व्यवस्था करना, ये निश्चित रूप से सही ढंग से होनी चाहिए ताकि हम अधिगम को वो प्रभावित ना कर सकते। उसके साथ हमारा समायोजन होना आवश्यक है, तभी जाके हम अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण के साथ अधिगम का समायोजन होना आवश्यक है। अगला जो पॉइंट है हमारा, अधिगम जीवन में लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक का यह कहना है कि मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता
हमारे माता पिता भी कहते हैं, दादा दादी भी कहते हैं कि हाँ बेटा, जन्म से लेकर मृत्यु तक तो सीख ही रहा है। हम भी सीख ही रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि आपके अगल बगल वाले भी सीख ही रहे हैं। हाँ, कुछ लोग गाली सीख जाते हैं और कुछ अच्छा गाना सीख जाते हैं। तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम सीखते ही रहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने से हम देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब सुन के हम सीख रहे हैं, है ना। किसी के द्वारा कही गई बातों को हम सुन के सीख रहे हैं। तो यह होता है, हम सीखते ही रहते हैं। अधिगम तो प्राप्त कर ही रहे हैं, लगातार हम सीखते रहते हैं। इसके लिए कोई निश्चित समय और निश्चित स्थान नहीं होता। ये तो सार्वभौमिक में हमने बताया ही था। अधिगम को औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक संस्थाएं होती है जिसके माध्यम से भी हम सीखते हैं। तो जिसके जरिए हम कहीं भी कभी भी सीखते रहते हैं। तो ये निरंतर चलते रहती है, कभी ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है अधिगम। सीखना कभी ख़त्म हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप अभी कक्षा ख़त्म कर लोगे, अभी आपका जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद भी आप इसे सीखना चाहो तो सीख सकते हो ना। बीच में आपका चलो कोर्स छूट गया, फिर बाद में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ ही सकते हो। अगला जो टॉपिक है हमारा, अधिगम न केवल एक प्रक्रिया है बल्कि एक परिणाम भी है। प्रक्रिया का सामान्य अर्थ क्या होता है कि हम कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो पहले से जो प्रारंभ से जो हम शुरू किया था कार्य, हमने अंतिम तक जो किया, इसके बीच का जो समय है, समयावधि जो कहलाएगा, यही कहलाता है प्रक्रिया। तो अधिगम एक प्रक्रिया तो है ही, जो हम सीख रहे हैं वो तो प्रक्रिया है ही, और साथ ही साथ जो हमने परिणाम प्राप्त किया, परिणाम जो हमने प्राप्त किया तो वो भी हमारा अधिगम के रूप में ही आएगा ना, कि हमने अधिगम को हासिल कर लिया, तो ये अधिगम परिणाम भी है। जैसे में कोई बालक अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपना समय दे रहा है तो ये अधिगम तो हासिल कर ही रहा है, और साथ में अगर कर लिया उससे प्राप्त, तो यह परिणाम भी हो जाएगा और यह भी उसका अधिगम ही होगा। तो अधिगम न केवल एक प्रक्रिया है अपितु एक परिणाम भी है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि अधिगम की विशेषताएं विभिन्न प्रकार से हैं, आप पॉइंट आउट कर लें। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपरक होता है, अधिगम अनुभव का संगठन होता है, अधिगम व्यक्तिगत और सामूहिक रूपों में होता है, अधिगम सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य प्रकार का भी होता है, अधिगम पर्यावरण या वातावरण के साथ समायोजन है, अधिगम लगातार निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया ही नहीं, उसके साथ परिणाम भी है। इसी के साथ मैं चलता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। सर्च में ऑन गूगल AA II सुभाष भाई।